नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 7 अध्याय है 8। टॉपिक है बाजार में एक कमीज। बाजार में एक कमीज। आज हम लोग इसको अच्छे से अंडरलाइन करते हुए नोट करते हुए चलेंगे इम्पोर्टेंट लाइन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह अध्याय हमें एक कमीज की कहानी बताता है। क्या चीज़ का कहानी बताता है? तो कमीज का। ये कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर ख़त्म हो जाती है। आइए हम देखते हैं कि बाज़ारों की श्रृंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाज़ार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है? हाँ, या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है। हम यह पता लगाने का प्रयत्न करेंगे। यह है क्या? बाजार में एक कमीज का स्टोरी। चलिए। कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान। कहाँ पे? तो कुरनूल में। पूछा जाता है कि सबसे पहले बाजार उगाना कहाँ हुआ था स्टार्ट? तो कुरनूल में। स्वप्ना जो एक कुरनूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान है। कहाँ की है? कुरनूल कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधों पर आए टोडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं। इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। टोडे जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के बाजार में ले जाकर एक स्थानीय व्यापार के पास ले जाती है। फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर 2500 कर्ज पर लिए थे। मतलब सपना ने खेती करने के लिए, मतलब रुई का, कॉटन का खेती करने के लिए ऊंची ब्याज दर से वहाँ के जो लोकल व्यापारी था उससे कर्ज लिया था। कितना? तो 2500। उस समय स्थानीय व्यापारी ने सपना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। मतलब पैसा देने से पहले एक शर्त मनवा लिया था कि देखते हैं क्या है शर्त, कि उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वो अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। मतलब जितना भी खेत में रुई का प्रोडक्शन होगा सारा उसी व्यापारी को देना होगा, तभी वो पैसा देंगे। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि। इन पर किसानों को काफ़ी व्यय करना पड़ता है। प्रायः छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। व्यापारी के परिसर में उसके 2 आदमी रुई के बोरे तौल रहे थे। 1500 प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई 6000 की हुई। व्यापारी ने दिए हुए ऋण तथा ब्याज के 3000 काट लिए और सपना को 3000 ही दिए। 6000 का हुआ रुई, टोटल 3000 काट के 3000 ही दिया। सपना केवल 3000। व्यापारी: रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई है। स्वप्ना कहती है फिर, इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की है। आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ है। इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। चलिए इधर भी देख लेते हैं क्या है। क्या सपना को रुई का उचित मूल्य प्राप्त हुआ? नहीं हुआ। व्यापारी ने स्वप्ना को कम मूल्य क्यों दिया? क्योंकि उससे पहले से ही कर्ज लिया हुआ था और देना था उसी को। कहीं दूसरे के पास बेचती
तो हो सकता था उससे ज़्यादा पैसा प्रॉफिट हो जाता, लेकिन देना है उसी को तो जो रेट बोलेगा वही देना होगा। आपके विचार में बड़े किसान अपनी रुई कहाँ बेचेंगे? उनकी स्थिति किस प्रकार स्वप्ना से भिन्न है? देखिए कॉटन का खेती कैसे होता है इसको समझते हैं थोड़ा सा। एक नंबर से समझते हैं पहले। कुरनूल की कपास मंडी में व्यापारी का कपास बेचता, ठीक है। 2 नंबर में जिनिंग मिलें कपास खरीद लेती है। जिनिंग मिलें मतलब कपड़ा, कॉटन रुई से बनाने वाला कुछ मशीन जो होता है उसको जिनिंग मिल कहते हैं, कपास खरीद लेता है, ठीक है। 3 नंबर में है जिनिंग मिलें कपास से बीज हटाते हैं और दबाकर कपास के गट्ठर बनाते हैं। मतलब जेनिंग मिल जो होता है ना, क्या करता है पहले कुरनूल में कपास मंडी में व्यापारी कपास को बेचता है, फिर जिनिंग मिल वाला खरीद के कपास खरीद लेता है। उसके बाद वो क्या करते हैं कि जिनिंग मिल की सहायता से कपास में जितने सारे बीज है सबको हटा के और उसको टाइट करके दबाकर एक गट्ठा तैयार करते हैं, बंडल कॉटन का, ठीक है। और फिर क्या होता है, सूती काटने के मिलों कपास के गट्ठर खरीद लेती है। मतलब जो सूती काटने वाला मशीन जो होता है वहाँ दुकानदार वो खरीद लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं वो 5 नंबर में सूत काटने की मिलें कपास से धागा बनाती है। फिर वो कपास से क्या करते हैं छोटी मतलब पतली पतली धागा बनाते हैं। और उसके बाद क्या होता है 6 नंबर में सूत काटने की मिलें व्यापारियों को धागा बेच देता है। फिर वो धागा से फिर कहीं पे वो भी कपड़ा बनेगा। फिर चलिए व्यापारी कहता है अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतनी भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास ना हो तो कुरनूल के बाजार में जाकर पता लगाओ। सपना नाराज ना हो, मैं भला आपको कैसे संदेह कर सकती हूँ। मैंने तो केवल उम्मीद की थी इस बार रुई का फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीनों का गुजारा चल सके। यद्यपि सपना जानती है कि कपास कम से कम 1800 रुपया प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन वह आगे बहस नहीं करना चाहती थी। व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्ज देने के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए ना कोई नहीं उसे बात विचार ज़्यादा जो बोले मान लेते थे। न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे कि बीमारी, बच्चों की स्कूल की फीस आदि। फिर वर्ष में ऐसा समय भी आता है कि जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता है और उनकी आय भी नहीं होती है, तो उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है। कपास की पैदावार करके भी सपना की आय उस आय से बस थोड़ी ही ज़्यादा है जो मजदूरी करके कमा लेती है। ये क्या है, इरोड़ का कपड़ा बाजार। इसको भी थोड़ा देखते हैं, चलते हैं। इरोड़ का कपड़ा बाजार तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड़ का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। कहाँ का, तो इरोड़ कहाँ है, तमिलनाडु में है। इस सप्ताह में 2 ही बार खुलता है, ठीक है। और संसार का मतलब विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांव में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आती है। बाजार पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय है जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिणी भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। यह सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से उदाहरण में से हम देखेंगे कि यह कार्य कैसे होता है। चलिए ये देखिए इरोड़ जो है तमिलनाडु में है, कपड़ा का दुकान है। चलिए ऐसे आगे बढ़ते हुए चलेंगे हम लोग, कहाँ पे क्या हो रहा है इसको भी देखते हुए। पहले इसको देख लेते हैं। दादन व्यवस्था ही 15 दिसंबर वाला एग्जाम जो हुआ था उसमें एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन था कि दादर व्यवस्था क्या है।
चलिए इसको देखते हैं कि दादन व्यवस्था क्या है। दादन व्यवस्था बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। कपड़ा उपलब्ध कराने का जो ऑर्डर मिलते हैं उन्हें उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़े देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टता 2 लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल गया था कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री करने के लिए भी व्यापारी पर बनी निर्भर के चलते व्यापारियों को बहुत वर्चस्व बना है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और किस कीमत पर बेचा जाएगा। चलिए पहले इधर देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर है बाजार में यह एक व्यापारी की दुकान है। कई सालों में इन व्यापारियों ने देश भर वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिए हैं, जिनसे उन्हें ऑर्डर मिलते रहते हैं। वे अन्य लोगों से सूत खरीद कर लाते हैं और कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांवों में रहते हैं। वे इन्हीं व्यापारियों से सूत ले आते हैं। बुनाई करने के करघे रखने के लिए उन्हें अपने घरों के पास ही व्यवस्था कर रखी है। इस तस्वीर में आप ऐसे ही एक घर में रखे हुए पावर लूम, बिजली चलित करघे, मतलब सूत से कपड़ा बनाने वाला नहीं होता है, उसको कहते हैं बिजली चलित करघे, को देख सकते हैं। बुनकर अपने परिवार के साथ इन घरों में कई घंटे तक काम करते हैं। बुनाई की अधिकतर ऐसी इकाइयाँ 2 से लेकर 8 करघे तक होते हैं, जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। तरह तरह की साड़ियाँ, तौलिया, शॉर्टिंग, औरतों के पोशाकों के कपड़े और चादरें इन करघाओं पर बनाई जाती है। बुनकर तैयार किए हुए कपड़ों को शहर में व्यापारी के पास ले आते हैं। इस तस्वीरों में बुनकर शहर में व्यापारी के पास जाने की तैयारी में बैठे हैं। व्यापारी यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूत दिया गया था और बुने हुए कपड़ों का भुगतान उन्हें कर देता था। इरोड के कपड़ा बाजार में निर्मित लोग क्या काम कर रहे हैं? व्यापारी, बुनकर, निर्यात। बुनकर व्यापारियों पर किस तरह पर निर्भर है? किस कीमत पर बेचा जाएगा, उसको भी ये भी नहीं पता था, और किसके लिए बनाता है। ठीक है। कपड़ा बाजार में व्यापारी या कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। व्यापारी जो है ना, ये कपड़ा जो बन जाता है किसको बेचते हैं? तो व्यापारी को बेचते हैं। ठीक है। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं। एक करघे का मूल्य लगभग 20,000 है। एक करघे का मूल्य कितना है? 20,000। इसलिए छोटे बुनकर को भी 2 करघे के लिए लगभग 40,000 का निवेश करना पड़ता है। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता है। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य द्वारा वह महीने में लगभग 3500 ही कमा पाते हैं। व्यापारी और बुनकरों के बीच का यह व्यवस्था दादन व्यवस्था कहता है। ठीक है। पुटिंग आउट सिस्टम। व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था को ही दादन व्यवस्था कहते हैं। एकदम ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एग्जाम में एकदम सेम टू सेम उठा के दे दिया गया था कि दादन व्यवस्था क्या है। तो व्यापारी और बुनकरों के बीच में जो होता है ना क्रियाकलाप, उसी को हम लोग कहते हैं दादन व्यवस्था। का उदाहरण है जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है।
भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या है। यदि बुनकर खुद सूत खरीदकर बने हुए कपड़ों बेचे तो उन्हें 3 गुना ज़्यादा कमाई होती। क्या यह संभव है? चर्चा कीजिए। संभव है, बट उसके पास उतना साधन भी नहीं है और व्यापारी से कांटेक्ट भी नहीं है, और क्या उसके पास पूंजी भी नहीं रहने के कारण ऐसा समस्या होता है। क्या इसी तरह का दादन व्यवस्था पापड़, बीड़ी और मसाले बनाने में भी देखने को मिलती है। आपने अपने इलाकों में इस संबंध में जानकारी इकट्ठी कीजिए और कक्षा में उस पर चर्चा कीजिए। आपने अपने इलाकों में सहकारी संस्थाओं के बारे में सुना होगा, जैसे दूध, किराना, धान आदि के व्यवसाय में पता लगाइए कि ये किसके लाभ के लिए स्थापित की गई थी। चलिए, बुनकर सहकारी संस्था, इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। बुनकर सहकारी संस्था। हमने देखा कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। एक सहकारी व्यवस्था में वे लोग जिनके हित समान इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उस बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है। इस तरह व्यापारी का भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़े के उचित मूल्य प्राप्त होता है। कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीदकर उनकी मदद करती है, जैसा कि तमिलनाडु में सरकार स्कूलों में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। सरकार इसके लिए पावरलूम बुनकरों की सहकारी संस्थाओं से कपड़ा लेती है। इस तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीदकर कोऑपरेटेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। अपने अपने शहर में शायद कहीं कहीं ऐसे दुकानें देखी होंगी। देखिए यहाँ पे काम चल रहा है एकदम। ये कहाँ पे है? एक गैमेट फैक्ट्री में महिला मजदूर बटन टॉक रही है। मतलब सब मिलके महिला मजदूर जो है क्या कर रहे हैं? बटन लगा रहे हैं शर्ट में, पैंट में, सारा कुछ में। दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना। दिल्ली के निकट जो है, मतलब दिल्ली के समीप वस्त्र निर्यात करने का कारखाना है। ठीक है। इरोड़ का व्यापारी, इरोड़ कहाँ है? सबसे पहले तो तमिलनाडु में। ठीक है। इरोड़ का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखानों को भेजता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीजें बनाने के लिए करती है। यह कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती है। कमीजों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसायी भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाती है। यह बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वाले से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। सामान जरा सा भी दोषयुक्त होने पर या माल देने पर जरा भी विलम्ब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा
निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं। मतलब जिस टाइम में वो माल लेते हैं उस टाइम में उसको देना एकदम अनिवार्य है। ग्राहक की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबावों के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वाले को जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देते हैं। मतलब कारखानों में जो काम करते हैं मजदूर, उसको क्या करते हैं, संभवतः न्यूनतम मजदूरी देकर अधिक काम लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं। चलिए इधर क्या है, इसको भी पढ़ लें। विदेशों में खरीदार वस्त्र निर्यात करने वाले से क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं? वस्त्र निर्यातक इन शर्तों को क्या स्वीकार कर लेते हैं? वस्त्र निर्यात विदेशी खरीदारों की शर्तों को किस प्रकार पूरा करते हैं? इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं। उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। 70 में से ज़्यादा क्या है, अधिकतर महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों की अस्थायी रूप से काम पर लाया गया है। इसका आशय यह है कि जब कोई फैक्ट्री मालिक को लोग की कामगार की आवश्यकता नहीं है, वह उसे जाने को कह सकता है। क्या रखते हैं, अस्थायी रूप से रखते हैं काम पे। अस्थायी मतलब कि परमानेंट नहीं है, ठीक है। इसको जब काम पड़े तो रख लिए, जब नहीं काम पड़े तो हटा दिए, ठीक है। उसे जाने को कह सकता है। कामगारों को मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है। जितना भी टोटल है उसमें ज़्यादा वेतन जो टेलर मशीन जो चलाते हैं दर्जी, उसको मिलता है, जो लगभग 3000 प्रति माह होती है। स्त्रियों की सहायता के रूप में धागे काटने, बटन टाकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। देखिए मजदूरों का भुगतान राशि कितना, किसको कितना देता था। दर्जी को 3000 प्रति माह दिया जाता था। इस्त्री करने वाला मतलब प्रेस, उसको 1.5 मतलब 1.5 रुपया प्रति पीस देता था। मतलब एक कपड़ा करने पर 1.5 रुपया। तो अगर दिन भर में अगर 20 भी किया तो कुछ हो जाता। और जांच करना 2000 प्रति माह, जो जांच करता था उसका। और धागे काटना वो बटन लगाने वाला को 1500 रुपया प्रति माह, ठीक है। यही था इस उस समय का रेट वर्कर का। चलिए इसको भी देख लेते हैं पहले। इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री। अधिक संख्या में महिलाओं को काम पर क्यों रखा गया होगा, चर्चा कीजिए। मंत्री को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखकर आपके विचार से मजदूरों के लिए जो उचित भुगतान है उसकी मांग कीजिए। नीचे दिए गए कमीज के चित्र में दिखाया गया है कि व्यवसायी को कितना मुनाफा हुआ और उसके कितना खर्च उठाना पड़ा। यदि कमीज की लागत कीमत 600 रुपया है तो इस चित्र से जानिए कि इस कमीज की कीमत में क्या शामिल होता है। चलिए संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज जो शर्ट बन के रेडी हुआ, उसको संयुक्त अमेरिका में देखते हैं क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई है। मतलब वहाँ लटका के बाहर में रखा गया हुआ है, दिखाने के लिए, आकर्षित करने के लिए। इनकी कीमत $26 रखी गई है। अर्थात हर कमीज $26 यानी 1800 रुपया में बेची जाएगी। मतलब एक शर्ट का कीमत 1800 रुपया, ठीक है। दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। कह रहे हैं कि कमीजों के व्यवसायी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यात से कमीजें कितने रुपये प्रति कमीज के हिसाब से खरीदी, फिर डैश संचार साधनों द्वारा विज्ञापन के लिए खर्च किए, फिर उनके बाद
लगभग प्रति कमीज डैश स्टोर पर रखने, दर्शन व अन्य मदद खर्च के लिए। इस तरह से एक व्यक्ति को कमीज 9,900 का लागत पड़ी। जब वह उसे 1800 में बेचता है तो एक कमीज पर 900 रुपया की मुनाफा हुआ। वह जितनी अधिक संख्या में कमीज बेचेगा उसे उतना ही अधिक लाभ होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहे हैं कि प्रति कमीज हिसाब से खरीदा, लाभ तो ये इतना हो गया 900 रुपया। क्रय मूल्य कितना है 300, आदि खर्च कितना हो गया 200, विज्ञापन पे 400, कितना हो गया 4 3 7 7 4 11, 1100 रुपया खर्च हुआ इधर टोटल, और लाभ हुआ 900। क्रय खरीदा था 300 में, फिर और एक्स्ट्रा कुछ खर्च पड़ा इसको कितना, तो भंडारण आदि करने में, जमा करने में कितना, तो 200, और विज्ञापन पे खर्च कितना किया 400, और टोटल बेच बाच के उस पर लाभ आया 900। तो कह रहे हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को समझते हैं इसको क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कमीजों ने, व्यवसायी ने दिल्ली वस्त्र निर्यात कमीजों को इतना कमीज के हिसाब से खरीदी कितना, तो 300 रुपया में, ठीक है। और संचार साधनों के विज्ञापन के लिए 400 रुपया खर्च किया। और कह रहे हैं प्रति खर्च इसके बाद लगभग प्रति कमीज को स्टोर करने के लिए, भंडारण करने के लिए 200 रुपया, ठीक है। और उसके बाद 900 की लागत पड़ी, जबकि 1800 में बेचा तो मुनाफा कितना हुआ 900 का हुआ। टोटल इधर करने के बाद 900 और 900 रुपया का लाभ हो रहा है यहाँ पे। चलिए वस्त्र निर्यात ने 300 प्रति कमीज के हिसाब से कमीज बेची। कपड़ा व कमीज में लगने वाला अन्य कच्चे माल का मूल्य 100 रुपया प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी 25 प्रति कमीज का, कार्यालय चलाने का खर्च 25 रुपया प्रति कमीज की दर से हुआ। क्या आप वस्त्र निर्यात को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ का गणना कर सकते हैं? हाँ, सब ऐड करके तो पता ही चल ही जाएगा कहाँ पे कितना खर्च हुआ है। चलिए इसको देखते हैं क्या है। बाजार में लाभ कमाने वाले कौन कौन है? बाजार में लाभ कमाने वाले कौन कौन है? बाजारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें कि वह कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही? कुछ लोग ने बाजार में लाभ कमाया, जबकि कुछ को खरीदने बेचने से कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्हें बहुत कम कमाया। क्या आप इस तालिका में उन्हें दर्शा सकते हैं? ठीक है, देखते हैं। बाजार और समानता। विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया। विदेशी व्यवसायी जो विदेश में जाके, भारत से विदेश में जाके व्यापार करते थे, उसने ज़्यादा मुनाफा कमाया। उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यात फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगने वाली छोटी किसान और इरोड़ के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है कि बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई, लेकिन निर्यात की कमाई से बहुत कम। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते हैं। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वह कांता हो या सपना। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो वह अपने आप को दूसरों के बराबर समझेंगे कैसे? सही बात है। चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। गवर्नमेंट फैक्ट्री के बाजार में
गवर्नमेंट निर्यात और विदेशी बाजार के व्यवसायी ने प्रत्येक कमीज पर कितना पैसा कमाया, तुलना करके पता लगाइए। व्यवसायी बाजार में ऊंचा मुनाफा कमा पाता है, इसका क्या कारण है? आपने विज्ञापन वाला अध्ययन पढ़ा है। चर्चा कीजिए कि व्यवसायी प्रत्येक कमीज पर विज्ञापन के लिए 300 रुपये राशि क्यों खर्च करता है। तो खर्च इसलिए करता है ताकि आदमी देखे, इसके बारे में जाने और इस खरीदने के लिए मतलब आकर्षित हो जाए। ठीक है, कि पसंद आ जाए कि चलो हमको भी लेना है, ये देखते देखते हो ही जाता है। चलिए, ये क्या है? क्या आप जानते थे कि आप जो रेडीमेड वस्त्र खरीदते हैं उनके पीछे कितने अलग अलग लोगों का प्रयास रहता है? मतलब रेडीमेड जो कपड़ा मॉल वगैरह सब में हम लोग खरीदते हैं तो उसमें कौन कौन किसका किसका हाथ रहता है बनाने में, क्या क्या कठिनाइयाँ करना पड़ता है। चलिए देखते हैं। एक और बाजार लोगों को काम करने, उन चीज़ों को बनाने और बेचने के अवसर देता है जो उगाते या बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से साधन और शक्तिशाली लोग ही प्रायः सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत ज़मीनें हैं। गरीबों को अनेक चीज़ें के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए, जैसा छोटी किसान सपना का मामले में हुआ, कच्चा माल प्राप्त करने और अपने सामान बेचने के लिए, जैसा दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ होता है, और प्रायः नौकरी प्राप्त करने के लिए जो ऐसा वस्त्र कारखानों में कामगारों के साथ हुआ, निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिलकर सहकारी संस्था बनाए और कानूनों का दृढ़ से पालन हो, तब दिक्कत नहीं होगा, तब जो भी है उचित दाम उसको मिल जाएगा। चलिए, ये टॉपिक ख़त्म हो गया। कुछ संक्षिप्त ये शब्द संकलन पढ़ लेते हैं, उसके बाद समाप्त करेंगे। शब्द संकलन। जिनिंग मिल का मतलब क्या होता है, किसको कहते हैं, इसको थोड़ा और डिटेल से समझ लेते हैं। वह फैक्ट्री जहां रुई के गोले से बीज अलग किए जाते हैं। यहाँ पर रुई को दबाकर गट्ठर भी बनाए जाते हैं जो धागा बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं। मतलब जिनिंग मिल उसको कहते हैं कि जो रुई से में जो कॉटन में जो रहता है उसका बीज, उसको निकाल के और अच्छे से समेट के बहुत बड़ा बड़ा बंडल को दबा के छोटा बंडल करके और धागा बनाने वाला को भेज देता है। चलिए, निर्यात को समझते हैं। वह व्यक्ति जो विदेशों में माल बेचता है, और आयात उसको कहते हैं जो कि विदेशों से अपने देश में लाया जाता है, और निर्यात उसको कहते हैं जो अपने देश से दूसरों देश में बेचा जाता है। चलिए, मुनाफा क्या होता है उसको पढ़ते हैं। जो आमदनी हुई उसमें सारे खर्चों को घटा देने के बाद बचने वाले राशि को हम लोग मुनाफा कहते हैं। यदि खर्चे आमदनी से ज़्यादा हो जाए तो घाटा हो जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि एक शर्ट बनाने में हमको 900 रुपया का खर्च पड़ता है टोटल कुछ करके, और हम उसको मार्केट में 1800 रुपया में बेचते हैं, तो उसमें हमको 900 रुपया का मुनाफा हुआ। यही कहते हैं कि अगर हमको 900 रुपया बनाने में ही खर्च लगा लागत, और हम उसको 850 में बेच रहे हैं, तो 50 रुपया का हमको क्या हो गया, घाटा हो गया। ठीक है, चलिए, ये हो गया टॉपिक ख़त्म। और थोड़ा सा मोटिवेशनल लाइन सुन लेते हैं, उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। चलिए, इसको आज हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए गए हैं। अध्याय 8 था और टॉपिक था कमीज, बाजार में एक कमीज, मतलब कहाँ से कहाँ क्या, पहले छोटे से मतलब कॉटन से लेकर शर्ट तक प्रोडक्शन और सेल सब हो गया। और अब लास्ट टॉपिक होगा 9, उसको हम लोग कल देखेंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।